सवाल क्या कह रहे हैं, लिपिड कंपनी हैज दी फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेस एट दिसंबर 31, 2017। कौन कौन से, जरा गौर से देखना है, इसमें चीजें कुछ छुपी हुई भी होती हैं। एक कह रहा है नोट्स पेबल। अब ये तो हमने पढ़ा है कि नोट्स पेबल जो है वो करंट लायबिलिटी होती है, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है 80,000 ड्यू आफ्टर 31/12/2018। 80,000 जो है वो है 31/12/2018 के बाद पे करना है। अब हमें कब बनानी है, हमारा ईयर एंड कब है, तो इसके लिए ये बताया गया कि हमारा ईयर एंड है, हमें बैलेंस शीट बनानी है, हमें प्रेजेंटेशन बनानी है 31 दिसंबर 2017 पे। तो 2017 पर अब हमें करंट लायबिलिटीज बनानी है, जरा गौर से देखो। तो जब हमें करंट लायबिलिटीज बनानी है और ये 2018 के बाद है, 80,000 जो है वो 2018 के बाद है, तो यानी कि ये 80,000 क्या हो गया, ये तो लॉन्ग टर्म हो गया ना, और लॉन्ग टर्म जो है वो करंट लायबिलिटी में नहीं आएगा। इट मीन्स इस 2 लाख में से 80,000 हम लॉन्ग टर्म माइनस करेंगे तो जो बचेगा 1/20 वो शॉर्ट टर्म होगा, वो करंट लायबिलिटी होगी। ये बात समझ आ गई, क्लियर है? तो उस लॉन्ग टर्म का हिस्सा हमने निकाल दिया, क्योंकि हमें सिर्फ क्या दिखाना है, करंट लायबिलिटी दिखानी है। फिर आगे कह रहा है अनएंड सर्विस रेवेन्यू, अनएंड करंट लायबिलिटी होती है, उसका कोई मसला नहीं है। फिर ये कह रहा है अदर लॉन्ग टर्म डेट, ये खुद कह रहा है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म क्या क्या हमारी करंट लायबिलिटी का हिस्सा बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन आगे एक और लाइन कह रहा है कि 30,000 ड्यू इन 2018, यानी कि हम 2017 के एंड में हैं और एक साल के अंदर अंदर 2018 के अंदर अंदर हमारा ये 30,000 जो है वो ड्यू हो जाएगा। तो एक साल के अंदर अंदर जो होता है वो क्या होता है, करंट लायबिलिटी होती है। तो यानी के ये जो लॉन्ग टर्म में 30,000 है, ये है हमारी करंट मैच्योरिटी। और करंट मैच्योरिटी मैंने आपको बताया था, इट इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज। सही है जी। फिर सैलरीज एंड वेजेस पेबल जो है वो हमारा शॉर्ट टर्म है। अदर अक्रूड एक्सपेंसेस यानी कि पेबल होते हैं, तो ये जो है हमारा करंट लायबिलिटी आ गई। अकाउंट्स पेबल करंट लायबिलिटी आ गई। यहां तक तो कोई मसला नहीं है, ये दो हमने साथ वर्किंग कर ली। आगे एक लाइन कह रहा है इन एडिशन लिपिड इज इन्वॉल्व इन अ लॉ सूट। लॉ सूट मीन्स कोई इसके अगेंस्ट कोई केस है। तो लीगल काउंसिल फील्स इट इज प्रोबेबल, हमने कल ही पढ़ा था कि अगर कोई कंटीजेंट लायबिलिटी प्रोबेबल हो तो प्रोबेबल के बाद देखना है क्या इसकी अमाउंट है डिटरमाइनेबल या नहीं है। तो इन्होंने आगे लिखा है कि इट इज प्रोबेबल लिपिड विल पे डैमेजेस ऑफ 38,000, कि लिपिड को 38,000 पे करने पड़ेंगे, यानी कि ये अमाउंट क्या है, कंफर्म है। तो ये एक अदद कंटिजेंट लायबिलिटी का हिस्सा है। तो 38,000 हमारी कंटिजेंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी में आ जाएगी, क्योंकि 2018 में अगले साल ये पे करना है। यहां तक बात समझ आ गई। तो हमें ये देखना है कि करंट लायबिलिटीज के कौन कौन से पार्ट आते हैं। यहां तक कोई मसला? हमने लायबिलिटीज को एनालाइज कर लिया, कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज हैं। अब इनको बस जो जो करंट लायबिलिटीज हैं इनको हमें उठाना है, मतलब लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नोट्स पेबल। अमाउंट यहां पे लिख देते हैं, डॉलर में है। नोट्स पेबल, नोट्स पेबल की अमाउंट कितनी आएगी? अभी हमने वर्किंग की 120,000 आएगी। जो बाद में आए हैं वो दोबारा सुन लें कि देखिए नोट्स पेबल में ये कह रहा है कि 80,000 18 के बाद, आफ्टर 2018, हम हैं 2017 के एंड पे, तो विद इन ईयर तो 2018 आ जाता है, लेकिन आफ्टर 2018 ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म आ जाएगा। तो 80,000 हमने निकाल दिया, तो बाकी बचा शॉर्ट टर्म, दैट इज 1/20। ठीक है। फिर अनअर्न आ गया, अनअर्न सर्विस रेवेन्यू, वो आ गया 75,000। सलाम, बोलो सर। मैं ना सर थोड़ी देर में दोबारा आ रहा हूँ, मैं मैम का क्विज दे रहा हूँ मैथ्स का। ओके सर। ओके। फिर अदर लॉन्ग टर्म डेट में हमने कहा कि अदर लॉन्ग टर्म है, ये हमें शॉर्ट टर्म में लेना है,
तो इसकी करंट मैच्योरिटी लेंगे जो कि 30,000 आ रही है, तब इसमें लिखेंगे करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। कितना आ गया? 30,000। ठीक है, बाकी चीजें ऐसी आ जाएंगी सारी। सैलरी एंड वेजेस पेबल, ये करंट मैच्योरिटी कहाँ से आई है? देखो ये लिखा हुआ है ना लॉन्ग टर्म डेट, हमें बनाना क्या है? हमें सिर्फ करंट लायबिलिटीज बनानी है। करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म डेट तो आता नहीं है, लेकिन साथ साथ ये कह रहा है कि 30,000 ड्यू इन 2018, मतलब अगले साल में। तो अगले साल में जो एक साल के अंदर पे होता है वो क्या होती है? करंट लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म डेट का कोई भी हिस्सा होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लॉन्ग टर्म डेट का जो अगले साल का हिस्सा होगा वो करंट मैच्योरिटी कहलाएगी। तो ये 25,000 सही है। सैलरीज एंड वेजेस पेबल है 22,000। फिर आगे अदर अक्रूड एक्सपेंसेस वो भी डाल देते हैं। अदर अक्रूड एक्सपेंसेस में 15,000। फिर अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल में 1,00,000। फिर एक हमें लॉ सूट की कंटीजेंट लायबिलिटी डालनी है, तो इसको हम लिख देते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। यूं लिख देते हैं कंटीजेंट लीगल लायबिलिटी जो पे करनी है, वो कितने की है? 38,000 की। इसके अलावा अब कोई हमारे पास करंट लायबिलिटीज नहीं है, तो इसका हम टोटल कर लेते हैं। जरा टोटल करना कितना आया? कितना आया क्वेश्चन थोड़ा ऊपर करिएगा। भाई? इसको करना है टोटल। हाँ जी पता है, मैं बाद में आई हूँ, मैं जरा क्वेश्चन पढ़ लूँ। पढ़ो, बाकी लोग टोटल करें जरा। $400,000। चलें जी, ये 4,00,000 आ गया टोटल। सही है जी। तो इस तरह हमने क्या किया? प्रिपेयर द करंट लायबिलिटी सेक्शन। सिर्फ और सिर्फ करंट लायबिलिटी का सेक्शन जो कि बैलेंस शीट में जाना था वो हमने इस तरह ये सारा प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब ये सारी हमने किस तरह, इसमें दो बातें हैं कि हमें ये देखना है कि विद इन जो हमारा रिपोर्टिंग पीरियड आ रहा है वो, और जो आफ्टर आ रहा है वो, देख के करंट लायबिलिटीज को सही प्रॉपर्ली एनालाइज करना है। अब जरा आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं पेरोल अकाउंटिंग पे, पेरोल लायबिलिटी पे। पेरोल देखिए, पहले तो मैं आपको इसका थोड़ा सा अंदाजा आइडिया बता दूं, थोड़ा बहुत होगा जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो देखो जरा पेरोल की कहानी क्या होती है। यहां पे बताता हूं आप लोगों को। देखिए, अगर आप लेट सपोज आप कहते हैं ना किसी को कि यार माशाल्लाह से जॉब लग गई है मेरी, तो जॉब लगने के बाद आपको कहा जाता है कि ऑफिस वाले कहते हैं कि आपको सैलरी 50,000 मिलेगी। तो एक्चुअली ये सैलरी 50,000 आपको पूरी नहीं मिलती। दिस सैलरी इज सब्जेक्ट टू सम डिडक्शंस। आपको इसमें से कुछ ना कुछ आपकी डिडक्शंस होंगी, कुछ आगे जाके फायदेमंद होंगी, कुछ मजबूरी है, क्या करें, कानून ऐसा है हमारे यहाँ, तो बारह डिडक्शंस होंगी। तो आपका जो एम्प्लॉयर है, जो आपको जॉब दे रहा है, आप हैं एम्प्लॉय और वो है एम्प्लॉयर। आपका एम्प्लॉयर कहता है भाई आपका इनकम टैक्स भी कटेगा 50,000 पे, लेट सपोज वो कटता है 2,000। आपने कहा सही है भाई, मजबूरी है, ये तो काटना पड़ेगा। अच्छा, इनकम टैक्स कटेगा से क्या मुराद है? इनकम टैक्स क्या पैसा एम्प्लॉयर अपने पास खुद ही डिडक्ट कर लेगा, लेकिन वो उसका अपना नहीं है। ये इसको इनकम टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट को पे करेगा आपका एम्प्लॉयर आपके ब्याज पे, तो वो उसके लिए भी पेएबल लायबिलिटी है और आपको तो कुछ करना ही नहीं है।
तो ये इनकम टैक्स जो है वो एम्प्लॉयर के लिए क्या है, पेबल है, लायबिलिटी है, वो पे करेगा, ठीक है। फिर एम्प्लॉयर ये कहता है कि भाई आपका, आपके फायदे के लिए प्रोविडेंट फंड डिडक्ट होगा हर महीने 3,000। तो आप गुस्से में आ गए, आपने कहा यार ये क्या 2,000 वो काटे, अब 3,000 ये भी काट रहे हो। तो एम्प्लॉयर जो है, बॉस जो है, वो आपका ये कहता है कि घबराओ नहीं, ये 3,000 हम काटेंगे और 3,000 ये तुम्हारी तरफ से आया और ये 3,000 हम अपनी तरफ से भी मिलाएंगे। तो एक्चुअली ये टोटल 6,000 हो जाते हैं। ये हम एक फंड है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, इसको इन टोटल कहा जाता है सोशल सिक्योरिटी, इसको पे कर देंगे। और जब तुम रिटायर हो जाओगे या ऊपर चले जाओगे तो ये टोटल अमाउंट जितनी भी होती जाएगी हमारी और तुम्हारी मिला के, ये तुम्हें बाद में रिटर्न कर दी जाएगी तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए। आप कहते हैं तो अच्छी बात है, चलो काट लो। तो लेकिन ये इसने काटा तो फिर भी ये अपने पास नहीं रखेगा, ये कहाँ जाएगा, फंड में जाएगा। तो ये भी इसके लिए क्या है, ये आपके बिहाफ पे ये पे करेगा, पेबल है आपकी है अमाउंट। सिमिलरली कंपनीज कहती है कि आपको कंसेशनल रेट पे कोई फूड अलाउंस दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा। मतलब अगर बिरयानी 150 की मिलती है बाजार में, तो आपको वो जो है तकरीबन 75 की दी जाएगी। अब इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें जो एम्प्लॉयर है वो 75 रुपए अपने बर्दाश्त कर रहा है और 75 रुपए सिर्फ आपसे काट रहा है। आपने कहा ऐसी जबरदस्त बिरयानी कहाँ मिलेगी, चलो भाई काटो, हर महीने काटो। अब लेकिन ये भी काट के क्या करेगा, ये अपने पास रखेगा नहीं, ये उस फूड वाले को, बिरयानी वाले को देगा पेबल, फूड अलाउंस। सिमिलरली वो कहता है आपका एम्प्लॉयर के भाई कभी तुम्हारे बीवी बच्चे बीमार पड़ेंगे तो उसका मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा, तुम्हें मेडिकल दिया जाएगा। तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत हम तुमसे लेंगे, बाकी हम देंगे, तो वो मेडिकल इंश्योरेंस होता है। वो आपका हर महीने जो है जनाब 1,000 रुपए काटे जाएंगे, बाकी जितना ऊपर लगेगा वो हमारी जिम्मेदारी। यानी कि अब ये मेडिकल के पैसे भी उस कंपनी को, ये क्या है, आपकी कंपनी पेबल है, आपको देगी, वो उस कंपनी को देगी, आपका पैसा कहीं और कंपनी रखेगी नहीं। सही है, ये सब बातें समझ आ गई। तो अब ये हुई टोटल डिडक्शंस। अब इन डिडक्शंस के बाद आपको जो बचेगा ये कहलाता है ग्रॉस, और उसके बाद आपकी पेमेंट होगी नेट। तो अब कितनी होगी नेट पेमेंट, जरा देखना भाई, कैलकुलेट करना। 3, 4, 5, 6,000 तो यही कट गए। 6,000 में 75 और काटो, 50,000 माइनस 6,000, 75 करो जरा। 43925। 39 क्यों बेटा, 50,000 है। मैंने कहा 43925। 439 4392। सही है, सबका यही आ रहा है, ऐसा है। डन है। चलो अब ये आपको नेट पे मिलेगी, ये नेट पे कहलाती है। सही है भाई। अब कंपनी जो है ना, कंपनी की जिम्मेदारी क्या पे करने की है, कितने पैसे पे करेगी आपको, असल में तो ये पे करेगी, लेकिन खर्चे तो सारे ये है ना, ये भी पे करेगी, ये भी पे करेगी। तो दिस इज व्हाट द सिस्टम ऑफ पेरोल। अब इसकी एंट्री क्या होती है, एंट्री इस तरह होती है कि सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस, ये हम ग्रॉस अमाउंट से डालते हैं। कितने से, 50,000 से। अब ये एक्सपेंस है, ये सारे देखो, सारे क्या हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, पेबल है, कंपनी को पेबल है, हम कंपनी की एंट्री कर रहे हैं कंपनी की बुक्स में। तो कंपनी यही बोलेगी ना कि एम्प्लॉयर्स का इनकम टैक्स पेबल, एम्प्लॉयर का प्रोविडेंट फंड को पेबल, मुझे पे करना है, कंपनी कह रही है मुझे पे करना है। एम्प्लॉयर का फूड अलाउंस पेबल, एम्प्लॉयर का मेडिकल अलाउंस पेबल। ये कितना हो गया जरा, इसको अलग अलग में डाल देंगे, यानी कि ये हो जाएगा, यही अमाउंट डाल देंगे, 2,000, 3,000, 75 और 1,000। अब बाकी यही बचा 4395। ये है सैलरी एंड वेजेस पेबल टू द एम्प्लॉयर।
ये लाइबिलिटी आ गई इसकी 43,925। अब आपको चेक मिलेगा या आपके अकाउंट में जो पैसा आएगा वो किस अमाउंट का आएगा, इस अमाउंट का आएगा। तो असल में कंपनी आपको ये पे कर रही है, इसकी लाइबिलिटी कम हो गई कंपनी की। तो जब पेमेंट होगी जाने क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी रिवर्स हो जाएगी, सैलरीज एंड वेजेस पेबल डेबिट हो जाएगा 43,925 से, और कंपनी का बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 43,925 से, और आपको मैसेज आ जाएगा कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद योर सैलरी। ये बात समझ आ गई है सर ये वाली जो एंट्री होगी सैलरी वेजेस पेएबल और बैंक, ये तो वो करेगा ना, कंपनी करेगी। ये भी कंपनी करेगी भाई, आप थोड़ी कर रहे हैं। आपकी मतलब आप कंपनी के अकाउंटेंट हैं, आप ही करेंगे। लेकिन एक दफा आपने पेबल मारा क्या भाई इतना पे करना है, इतना नहीं करना है, ये तो एक्सपेंस है, इसके अंदर ये शामिल है, पेमेंट इतनी करनी है, तो पेमेंट की और बैंक क्रेडिट एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ये राइट वाली जो करवाई है ये कंपनी की है, लेफ्ट वाली हमारी है? नहीं, दोनों कंपनी की है। ये एट द टाइम ऑफ, ये है एट द, हमारी क्या होती है मतलब हम लोग एम्प्लॉयर है ना, तो हम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का फर्क है ना। हाँ, ये एम्प्लॉयर, आप कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हो भाई, एट द टाइम ऑफ पेरोल, मेकिंग पेरोल, ये होगा, ये एट द टाइम ऑफ पेमेंट होगी। सही है। अब यूजुअली आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों में अगले महीने की 3-4 तारीख को जो है वो आती है सैलरी, तो वहां पे ये आप जैसे आप अगर दिसंबर की हो तो आप दिसंबर में आप ये कहोगे कि भाई दिसंबर की सैलरी अभी मुझे पे करनी है कब, जनवरी की 3 तारीख को, और जब आप पे कर दोगे तो आप ये बोलोगे कि आप मेरी वो लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, सैलरी वेजेस पेबल एंड बैंक क्रेडिट। सही है। पेरोल में यही दो एंट्री में, पेरोल में याद करने की चीज ये है कि जो ग्रॉस अमाउंट होगी उससे डेबिट होगा, बाकी सारी डिडक्शंस पेबल से क्रेडिट होंगी, और सैलरी एंड वेजेस पेबल डिफरेंस अमाउंट नेट अमाउंट से क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, फिर वही नेट अमाउंट से डेबिट होके पेमेंट हो जाएगी। ये 4 स्टेप याद रखने हैं आप, ठीक है। अब सवाल करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। Payroll liability, it includes salaries and wages expense apart from gross pay, certain deductions, gross pay के अलावा हमें क्या करनी है, certain deductions are to be made from employees payroll and net pay is handed over। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, net pay is handed over to the employee, जैसे कि अभी हमने देखा net pay में। अच्छा, डिडक्शंस कौन कौन सी इंक्लूड होती है, सच डिडक्शंस इंक्लूड्स इनकम टैक्सेस, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी है जिन्होंने मैक्रो वाल तक, वो उन्हें पता है सोशल कंट्रीब्यूशन सिक्योरिटी को पीएफ जीएफ, ये जीएफ भाई ग्रेचुटी फंड है, कुछ और ना समझिएगा, प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुटी फंड, इंश्योरेंस डिडक्शंस और एनी अदर बेनिफिट्स, फूड, ट्रैवलिंग, ये सारी बातें हैं। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं, क्या कह रहा है, the gross payroll, gross payroll for amount for the Dark and Lovely company amounts to rupees 17,210 million। ये ग्रॉस, तो ग्रॉस है तो यानी कि अब एंट्री क्या होगी, सैलरी एंड वेजेस पेबल एक्सपेंस ग्रॉस से हो जाएगा डेबिट। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस अमाउंट इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग डिडक्शंस, इनकम टैक्स पेबल आ जाएगा, प्रोविडेंट फंड पेबल आ जाएगा, मेडिकल पेबल आ जाएगा, ट्रैवलिंग एंड फूड पेबल आ जाएगा। करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपल क्या करना है जनाब, करना यह है कि रिकॉर्ड पेरोल रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड नेट पेमेंट, वही हरकत करनी है, जरा करते हैं। सबसे पहले तो आएगा एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग पेरोल, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग पेरोल में सबसे पहले आ जाता है ग्रॉस से, तो सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा ग्रॉस अमाउंट से
210 से। बाकी सारी डिडक्शंस क्या आ जाएंगी, पेबल से आ जाएंगी। तो पहले डिडक्शन है इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स पेबल 1316.57। अरे थोड़ा फिर से रिपीट कर दे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो पेरोल है ना, पेरोल, पेरोल जो है हमेशा ग्रॉस से डेबिट हो जाएगा, ग्रॉस अमाउंट से, ठीक है। और बाकी जितनी भी डिडक्शंस हैं वो सारी पेबल होंगी कंपनी की। अभी यहाँ पे बताया था, यहाँ पे थे, ये वही कहानी है कि जितनी भी डिडक्शंस हैं वो पेबल आ यहाँ पे जाएंगी। था यहाँ पे। वही सारी डिडक्शंस पेबल आ जाएंगी। इनकम टैक्स पेबल, प्रोविडेंट फंड पेबल, कितने जो से, पेबल होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। हाँ सारा क्रेडिट हो जाएगा, लायबिलिटी है ना। ये जो है कंपनी आपके बिहाफ पे रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में, रिस्पेक्टिव फंड्स में पे करेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वरना एक तो तरीका ये होता है कि भाई कंपनी बता देती है कि आपको टैक्स इतना है, आप जाके भरा के आओ, तो उसके लिए एक दिन छुट्टी करते हैं और एफबीआर में लाइन लगाई लगी हुई होती सबकी, वो टेंशन ही नहीं है। तो प्रोविडेंट फंड पेबल कंपनी खुद पे कर देगी। मेडिकल डिडक्शन सर ट्रैवलिंग, सब वो ट्रैवलिंग कंपनी में हो जाएगी। ट्रैवलिंग और फूड का एक साथ लिखे या अलग अलग लिखे? देखो अमाउंट एक ही है तो एक साथ ही लिखोगे ना। मेडिकल पेबल आ जाएगा हमारा 344.2 और ट्रैवलिंग एंड फूड पेबल कर देते हैं T&F पेबल, वो आ जाएगा 421.5। अब देखो ये सारी रख दी। अब नेट अमाउंट जो बनती है ना उसकी हम एंट्री बनाते हैं नेट से, ये ग्रॉस से बना होगा। अब नेट से बनेगी तो क्या हो जाएगी, सैलरीज एंड वेजेस जो आपको मिलेंगी नेट, तो सैलरीज एंड वेजेस पेबल, ये आप कैलकुलेट कर लो डिफरेंस अमाउंट से, कितना है डिफरेंस, कैलकुलेट करो जरा। 11637 11637.73। 37.73। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। अब असल में आपको कितना मिलेगा, आपके अकाउंट में पैसा कितना आएगा। तय तो हुआ था कि 17,210 पेरोल है, लेकिन आपको इन डिडक्शंस के बाद नेट अमाउंट मिलेगी ये, तो कंपनी ये पे करेगी, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट एंट्री जो बनेगी वो ये बनेगी। वो एंट्री ये बनेगी, सैलरीज एंड वेजेस पेबल डेबिट, और बैंक या कैश, अगर दिहाड़ीदार तबका है तो उसको कैश दे देती है कंपनी। 11,637.7। ठीक है जी, ये हो गई हमारी एट द टाइम ऑफ पेमेंट पेरोल की। अब इसमें किसी का पेरोल होता है, जो वर्कर होते हैं वो एक्स्ट्रा टाइम वगैरह भी करते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा आवर की पेमेंट होती है, तो वो भी हम देखेंगे जरा। ये वाला सवाल है, ये वाला कर लेते हैं पहले, बाद में फिर उस पर आएंगे। अब मेरा ये सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है। सर आप हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन देना कुछ। मैं दूंगा सब दूंगा, अभी टेंशन नहीं लो। ये ऐसे ही सेम सवाल बुक में भी है। हाँ पता है, ये बुक के ही है भाई, नहीं है। मैं आपके बुक ही बता दूंगा, ये प्रैक्टिस कर लेना काफी है। अच्छा अब देखिए इधर सवाल पढ़े, एरिंग बर्जेस जो भी है, रेगुलर आवरली वेज रेट इज 18। इसका क्या मतलब हुआ, आवरली वेज रेट इज 18, 1 घंटा काम करने पे $18 मिलते हैं। एंड शी रिसीव्स अ वेज ऑफ 1.5 times द रेगुलर आवरली रेट फॉर द वर्क इन एक्सेस ऑफ 40 आवर्स। ये ओवर टाइम का रेट है, ये बात समझ आ रही है। 1.5 मतलब अगर आप ओवर टाइम करोगे तो आपको 18 का 1.5 मिलेगा। तो 18 का 1.5 कितना होता है, एंड हाफ 27 हो जाएगा। ये सबको समझ आ गई कहानी, ये 27 कैसे आया,
27 कैसे आया? नहीं सर समझ? वापस बताइएगा। देख भाई, ओवर टाइम दोबारा बताएं। देखिए, एक नॉर्मल वेज रेट है 18, सही है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा काम करोगे तो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे ना, तो नॉर्मल से ज्यादा मिलने चाहिए। तो अगर आप 40 घंटे से ज्यादा जितना भी काम करोगे उसमें 18 से ज्यादा मिलेंगे। किस रेट से? 1.5 टाइम्स ज्यादा रेट मिलेगा आपको। तो 1.5 टाइम्स कैसे निकालेंगे? 1.5 क्या होता है? 1.5। 18 और 9 बस। दो बात है ना, 1.5 क्या होता है? 1.5, सही है। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करो, ज्यादा कितना आता है? 27। 27 आ गया। तो ये 1.5 है। ये बात समझ आ गई? तो 27 आपको किसमें मिलेंगे? जो आप रेगुलर वर्क आवर से एक्स्ट्रा करेंगे उसमें आपको 27 मिलेंगे। यहां तक क्लियर है बात है? 27 समझ आ गया? जी सर 1 सर। घंटे के 27 लेंगे। हाँ, 40 के ऊपर 1 घंटे के 27, क्योंकि रात को काम करोगे, सुनसान फैक्ट्री में कोई नहीं होगा और पीछे से कोई भूत भी आ सकता है, तो वो परेशानी अलग, तो उसके 27 रुपए देने हैं ज्यादा। सही है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग मार्च वीकली पे पीरियड एरन वर्क 42 आवर्स। इसने कितने घंटे काम किए? 42 घंटे काम किए। तो 42 घंटे के हिसाब से पहले हम इसका पेरोल बना लें। कैसे बनेगा? वर्किंग नॉर्मल रेट 40 घंटे का आवर मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट 18। 40 घंटे के तो इसको 18 मिलेंगे, और इसमें 2 एक्स्ट्रा काम किए उसके हम 27 लेंगे। तो 40 इंटू 18 कितना होगा भाई? हाँ भाई, 720। 720। 7। और वो जो 2 एक्स्ट्रा आवर्स किए हैं उसने, उसका रेट क्या आ जाएगा? एक्स्ट्रा काम कितना किया उसने? 2, और उसके कितने मिलेंगे उसको? हर घंटे के 27। 54 रुपए। ये 54। हो गया। अब टोटल उसका पेरोल कितना बना? टोटल ग्रॉस पेमेंट उसकी कितनी बन जाएगी? 770। 74। ये बात समझ आ गई? क्लियर है? ये मिटा दूं? अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? पेरोल की एंट्रीज करना है। अब ये क्या कह रहा है कि हर ग्रॉस अर्निंग्स प्रायर टू द करंट वीक इज 6000। अब ग्रॉस अर्निंग प्रायर वीक की तो 6000 थी, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमें तो जो काम है वो इस वीक का है, और इस वीक का हमने ये निकाल लिया ग्रॉस अर्निंग्स 774। ठीक है। अब क्या कह रहा है? एरन इज मैरिड एंड क्लेम्स 3 विथहोल्डिंग अलाउंसेस। हर ओनली वॉलंटरी रिडक्शन इज फॉर ग्रुप हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस 20 पर वीक। तो ये एक डिडक्शन आ गई, इनकम टैक्स की रिडक्शन आ गई, और सोशल सिक्योरिटी की रिडक्शन आ गई। ये 3 हमारे पास डिडक्शन आ गई। तो सिंपल है अब एंट्री बनाना। एंट्री किस तरह बन जाएगी? आप लोगों को आती है लेकिन मैं बना देता हूं। ये सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस डेबिट। ये 6,000 कहाँ से आए? ये ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि भाई पिछले वीक में इसके 6000 बने थे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो इस वीक का काम कर रहे हैं। ठीक है। तो सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस ग्रॉस से आ जाएगा 774। फिर 3 डिडक्शन आ जाएंगी। कौन कौन सी डिडक्शन? हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पेबल 20 का, इनकम टैक्स 76 का, और सोशल सिक्योरिटी प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड जो भी, ये 50। तो ये डिडक्शन हो गई। अब नेट हो जाएगा सैलरीज एंड वेजेस पेबल कितना आ जाएगा जरा बताओ? 28। हैं? 628। 628। अब इसकी पेमेंट हो जाएगी सैलरीज एंड वेजेस पेबल डायरेक्ट 628, और कैश या बैंक क्रेडिट 620। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आ गई?
सो सिंपल। अब वो फायका फायका वो हमारे अप्लाई नहीं होता तो हम क्यों करें यहाँ पे? क्लियर ये बात है? सर ये मतलब 2 एंट्रियां बनेंगी। हाँ, एक दफा स्टैब्लिश होगा और एक दफा पे पेमेंट होगी। सही है। और अगर करने को हम ये भी कर सकते, कंपनी अलग अलग फिर इसकी भी एंट्री बनाती है, इसको भी रिवर्स करेंगे ना। इनकम टैक्स पेबल डेबिट जो कि पे था कंपनी का, कंपनी के लिए आपकी तरफ से 76 डेबिट, कंपनी कैश क्रेडिट कर देगी 76 से। फिर इन सब की अलग अलग एंट्रीज भी बन सकती है, वो इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत नहीं। ठीक है।